नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। 2025 में ईरान इजरायली संघर्ष के बढ़ने से दोनों देशों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम होंगे, जिसमें वैश्विक ऊर्जा बाजारों के मध्य पूर्व की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद और सरकारी राजस्व को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 13 जून 2025 को इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग सन ने सैन्य और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया, लेकिन ईरान के तेल बुनियादी ढांचे को छोड़ दिया। हालांकि ईरान द्वारा जवाबी कार्रवाई करने के लिए तेल रिफाइनरों पर हमले का इजरायल का अल्टीमेटम धमकी इस क्षेत्र को जोखिम में डाल सकती है। तेल सुविधाओं को नुकसान या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 2025 में वैश्विक वृद्धि में 0.45% की गिरावट का अनुमान लगाया है, जो आंशिक रूप से मध्य पूर्व में तनाव के कारण मंदी का कारण बन सकता है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है, खासकर यूरोप और एशिया जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देशों को। ईरान इजरायल के बीच तनाव बढ़ने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक बाजारों पर काफी असर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें पहले ही $78.5 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं और संघर्ष और बिगड़ता है तो संभावित रूप से 120 से $130 तक पहुंच सकती हैं। ईरान को संभावित तेल अवसंरचना क्षति और प्रतिबंधों में गंभीर आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इजरायल की अर्थव्यवस्था सैन्य लागत और क्षेत्रीय व्यापार जोखिमों से तनावग्रस्त है। वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के दबाव और विकास चुनौतियों का सामना कर रही है, जो ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता से प्रेरित है, जबकि अतिरिक्ता क्षमता और वैकल्पिक मार्ग कुछ प्रभावों को कम कर सकते हैं, लेकिन तनाव कम करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग में कमी से तेल की कीमतों पर निरंतर वृद्धि और आर्थिक व्यवधान का जोखिम बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो चाइना, जो कि एक प्रोडक्शन बाजार है, उस पर असर पड़ेगा। तो क्या ईरान का ये एस्केलेशन इजरायल ने तेल की आपूर्ति जो चाइना को होती है या ईस्टर्न कंट्रीज को होती है या ग्लोबल साउथ को होती है या ब्रिक्स कंट्री को होती है, क्या ये निशाना उन पर साधा गया है? रशिया को इसका फायदा तो मिलेगा मिलेगा, इसलिए क्योंकि रशिया का जो क्रूड है वो जिन कंट्रीज को वो सप्लाई करता है उसमें उसका कोई व्यवधान नहीं आएगा। ईरान की जो आर्थिक व्यवस्था है तेल पर डिपेंड करती है, जो ज्यादातर तेल अपना जो है ईस्टर्न कंट्रीज में, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में भेजती है, उसको ये फर्क पड़ सकता है। इसराइल ने रविवार दोपहर को पूर्वी ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर हमला किया, जो ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से किया गया उसका सबसे लंबी दूरी का हमला था। ये ईरानी मिसाइलों के इसराइल पर रात भर रविवार की शुरुआती घंटों तक बरसने के बाद हुआ। इसराइल उन घंटों के दौरान भी सक्रिय था जिसने ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना से संबंधित तेहरान के लक्ष्यों पर हमलों को व्यापक श्रृंखला को पूरा करने अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया। उच्च दांव वाले लक्ष्यों में ईरानी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय और एनपीएनडी परमाणु परियोजना का मुख्य आधार शामिल था। ऐसे स्थान जिनके बारे में इजरायली अधिकारियों ने कहा कि वे परमाणु हथियार प्राप्त करने के ईरान के प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे स्थान के रूप में कार्य करते हैं जहां देश अपने परमाणु संग्रह को छुपा रहा है। मध्य पूर्व में विस्फोटकों दृश्यों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें साथ अमेरिका इस संघर्ष के हाल में ही तक भड़काने तक संभावित परमाणु समझौते के बारे में बातचीत कर रहा था। ईरान के परमाणु केंद्र पर इजरायल के शुरुआती हमलों के बाद अमेरिका ने जिस तरह से ये किया, उस तरह ट्रंप ने सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल ये कहने के लिए किया कि ईरान पर रात भर हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी कि वो अपने प्रतिशोध के हिस्से के रूप में अमेरिका को निशाना न बनाए। अगर ईरान द्वारा हम पर किसी भी तरह, आकार या रूप में हमला किया जाएगा तो अमेरिकी सशस्त्र बलों की पूरी ताकत और ताकत पहले कभी नहीं देखी स्तरों पर आप पर टूट पड़ेगी। हालांकि हम आसानी से ईरान और इजरायल के बीच एक समझौता करवा सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। बाद में रविवार की सुबह ट्रंप ने एक अतिरिक्त बयान जारी किया जिसमें उग्र संघर्ष को कम करने का आग्रह किया, ताकि ऐसा करने के लिए संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप का सुझाव दिया गया था। ट्रुथ सोशल पर उनका एक मैसेज आता है, उस मैसेज को मैं पढ़ के सुनाता हूं। ईरान एंड इजरायल शुड मेक अ डील
and will make a deal just like I got India and Pakistan to make a deal. In that case, by using trade with the United States to bring reason, cohesion, and sanity into the talk with two excellent leaders who are able to quickly make a decision and stop. उन्होंने कहा ईरान और इजरायली की डील को मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे भारत पाकिस्तान की डील बनाई थी, और उसमें सैनिटी लाकर दोनों लीडर्स को अपने ट्रेड के लिए राजी करूंगा। पहली टर्म में मैंने सर्बिया और कोसोवो को बहुत सालों से, बहुत डिकेड से, यानी बहुत दशकों से उनकी लड़ाई चल रही थी, और इस लड़ाई को मैं खत्म करवाने में जो है वो सक्षम रहा। और क्योंकि जो बाइडेन अपने दौर काल में लड़ाइयां कराते रहे, और इजिप्ट इथोपिया की भी जो लड़ाई थी डैम के ऊपर, उसका भी नाइल रिवर पे मैंने जो है पीस कराई। वो ये भी कहते हैं कि हमारे साथ इजराइल और ईरान वॉर में भी पीस होगी, अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो उसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आखिर में वो एक पॉजिटिव नोट पर बात खत्म करते हैं, वो कहते हैं कि मेक द मिडिल ईस्ट ग्रेट अगेन। हालांकि इससे उनका मतलब क्या है ये वो खुद ही जानते हैं। ट्रंप ने बाद में एनबीसी के साथ एक साक्षात के दौरान के इस बात पर जोर दिया, हम इसमें शामिल नहीं थे, ये संभव है कि हम इसमें शामिल हो सकते हैं लड़ाई में यानी कि, लेकिन हम इस समय इसमें शामिल नहीं हैं। उन्होंने इजराइल ईरान संघर्ष के बारे में कहा कि ईरान के लिए किसी भी समझौते पर बातचीत करने के लिए कोई सख्त समय सीमा नहीं है। ईरान और अमेरिका के अधिकारी रविवार को ओमान की राजधानी मस्कट में परमाणु वार्ता के अगले दौर पे मिलने वाले थे। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-वदेसी ने शनिवार दोपहर को घोषणा की कि वो इजराइल ईरान सक्रिय संघर्ष के मद्देनजर वार्ता अब आगे नहीं बढ़ेगी। ये बयान तब आया जब सरकारी टेलीविजन ने बताया कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को अर्थहीन कहा था। ट्रंप ने सप्ताह की शुरुआत में ईरान अमेरिकी परमाणु वार्ता के बारे में अपनी शिकायतें व्यक्त की थी, जो कि इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान की शुरुआती जवाब में थी। मैंने ईरान को सौदा करने के लिए कई मौके दिए। मैंने उनसे सबसे कड़े शब्दों में कहा कि बस करो, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे वे कितने ही करीबी क्यों ना पहुंचे हों, वे इसे पूरा नहीं कर पाए। ट्रंप ने कहा, मुझे ईरानी कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बात की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्या होने वाला था। वे सभी मर चुके हैं और स्थिति और भी खराब होगी। यानी एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए हैं वो कट्टरपंथी थे, वो चाहते नहीं थे कि मेक मिडिल ईस्ट अगेन ग्रेट अगेन हो। वो नहीं चाहते थे ईरान और अमेरिका की जो ओमान में संडे को वार्ता होनी थी उस पर कोई कार्रवाई हो। इसलिए इजराइल ने जो किया, हम उनके साथ तो नहीं है, वो उनका यूनिलैटरल डिसीजन है, पर अगर हमारे सैन्य ठिकानों पर या हमारे लोगों पर अगर आक्रमण होगा तो हम इसका जवाब देंगे। अब इजराइल की स्ट्राइक की बात करें तो इजराइल की स्ट्राइक्स होने के बाद ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो हैं वो 14% जंप करके, जैसे मैंने आपको बताया, 78.50 पे पहुंच गए हैं। ये सप्लाई डिसरप्शन के लिए काफी है। ये स्पाइक जो है कंसर्न्स अब रेस कर रहा है कि ईरानियन रिटेलिएशन जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इजराइल अटैक करता है तो ईरान उसके एवज में क्या करेगा। 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल की सप्लाई यानी कि 20 मिलियन बैरल पर डे उस पास से होके या उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके गुजरते हैं। पोटेंशियल जो है लोगों का, एनालिस्ट का ये कहना है कि कच्चे तेल का कीमत 78.50 से 120 से 130 डॉलर बैरल भी हो सकती है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी और लंबी कुछ हफ्ते भी चल गई तो। ईरान की ऑयल फैसिलिटीज जो हैं वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो डिसरप्शन उसमें हो सकती है, और टेम्परेरी क्लोजर भी उस रास्ते का जो है वो सप्लाई शॉक्स क्रिएट कर सकता है। ऐसा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में 1973 के ऑयल क्राइसिस में भी देखने को मिला था, ईरान इराक युद्ध के समय। ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो करंटली 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे है एज ऑफ 2025 एस्टिमेट, और ये कर्टेल हो सकता है अगर इजराइल जो है ईरान की रिफाइनरीज और एक्सपोर्ट टर्मिनल जैसे कि खाग आइलैंड पर अटैक करता है तो। आपने सुना होगा आज सुबह हाइफा पोर्ट पर जो रिफाइनरी अदानी की मदद से लगाई गई थी, अदानी ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था एक अनुबंध के तहत, उस पर भी नुकसान जो है ईरानी मिसाइल्स ने पहुंचाया है। ये सिग्निफिकेंट वॉल्यूम यानी कि 20% ग्लोबल सप्लाई क्रूड को अफेक्ट कर सकता है पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और प्राइसेस जो है वो बढ़ा सकता है। ओपेक और गल्फ कंट्रीज के रिस्पांस की बात करें तो सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ स्टेट्स जो हैं इस एस्केलेशन को लेके चिंतित हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हमने कोई आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, जो ईरान का लॉस हो रहा है वॉर के चलते, उसको आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हमने कोई उसमें
जरूरी कदम अभी नहीं उठाए हैं। उनकी न्यूट्रलिटी अरब वर्ल्ड की ईरान के साथ है, इसलिए वो कॉल कर रहे हैं डी एस्केलेशन के लिए। इसका मतलब है कि वो सप्लाई को नहीं बढ़ाना चाहते, और मार्केट अगर अनस्टेबल होंगी तो उसका सबसे ज्यादा असर उन बाजारों पर होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ज्यादा है। ग्लोबल अगर स्पेयर कैपेसिटी की बात करें तो ओपेक प्लस के पास स्पेयर कैपेसिटी की बात करें तो सऊदी अरेबिया के पास 3 मिलियन बैरल पर डे की स्पेयर कैपेसिटी है, जो ईरान के 3.2 मिलियन बैरल पर डे की जो थ्योरेटिकली जो कमी है उसको पूरा कर सकती है अगर ये लड़ाई लंबी चलती है। अब पोटेंशियल रिलक्टेंस है सऊदी अरेबिया, क्योंकि अरब वर्ल्ड का पार्ट है, तो कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई क्या अमेरिका के झुकाव में अपनी ओपेक प्लस में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, या जो कांस्टेंट उनकी सप्लाई है उसी को मेंटेन करेंगे। अगर हम ऑल्टरनेट सप्लाई रूट्स की बात करें तो कुछ ऑयल इंपोर्ट जो है इजराइल और रीजनल स्टेट्स की तरफ भी आ सकता है, बाईपासिंग द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज सच एज सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, दो दीज हैव लिमिटेड कैपेसिटी। तो ऑल्टरनेट सप्लाई रूट जो है वो बाईपास कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। सऊदी अरेबिया के साथ ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो इजराइल डाल रहा था उसके द्वारा भी, पर अभी उसके ट्रायल रन नहीं हुए हैं, कैपेसिटी लिमिटेड है, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। डिमांड साइड काफी प्रेशर्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक वैसे ही स्लो डाउन है, प्रोडक्शन जो है कम कैपेसिटी पे है, इसलिए अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में फर्क आता है तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी वैश्विक मंदी के चलते, और डाउनस्लाइड आ सकती है। ग्लोबल जीडीपी पे भी इसका असर पड़ सकता है। ये ऑयल डिमांड को जो है वो हैम्पर करेगी, जिससे प्राइस सर्जेस होने की या इन्फ्लेशन होने की बहुत संभावना है। और ओपेक प्लस की मैंने बात की कि सक्रिय हस्तक्षेप की कमी और अमेरिका में सीमित कूटनीति लाभ इसराइल के लिए उसके समर्थन के कारण, इससे यह पता चलता है कि तेल के बुनियादी ढांचों पर सीधे हमले से बचने के बावजूद आर्थिक परिणाम बने रह सकते हैं। ईरान के प्रतिनिधियों की ओर से मौन प्रतिक्रिया यह भी संकेत देती है कि ईरान आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने तेल निर्यात को संरक्षित करने को प्राथमिकता दे सकता है, संभावित रूप से प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों को सीमित कर सकता है जो कीमतों को और बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।